Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is climatic controls. So permanent factors which govern the general nature of the climate of any location on the earth are called factors of climate controls. तो ऐसे परमानेंट फैक्टर जो अर्थ के किसी भी लोकेशन की जो जनरल नेचर है उसको अफेक्ट कर रहे हैं या वहाँ पे गवर्न कर रहे हैं, उनको हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स कहते हैं. सो दीज आर 6 मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. दे आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, कॉन्टिनेंटलिटी या डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स. तो अगर हम लैटिट्यूड के बेस पे बात करें तो जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो जो है एयर टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लग जाएगा. तो इट मीन्स कि जो इक्वेटर पे पड़ने वाले प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा गर्मी होगी. अगर आप पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में, जैसे हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं, अगर आप लैटिट्यूड से ऊपर को बढ़ते रहते हैं पोल की तरफ तो धीरे धीरे जो है जो एटमॉस्फेयर है वो आपको ठंडा मिलने लग जाएगा. तो ये आप देख सकते हैं कि लैटिट्यूड से जो क्लाइमेट है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है. सेकेंड टर्म इज एल्टीट्यूड. इट रिफर्स टू द हाइट अबव मीन सी लेवल. विद इंक्रीज ऑफ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस द टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड एयर बिकम्स लेस डेंस. देयरफॉर हिली रीजन्स आर कूलर इन समर. तो एल्टीट्यूड के बेस पे अगर हम बात करें तो जो हिली रीजन्स हैं वहाँ पे जो है टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाएगा एंड जो एयर की डेंसिटी है वो भी लेस होने लग जाएगी. सो दैट्स कॉज हिली रीजन्स आर कूलर इन समर. तो इस तरीके से जो एल्टीट्यूड है वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है. थर्ड टर्म इज प्रेशर एंड विंड सिस्टम. It depends on the latitude and altitude of a place. It influences the temperature and the rainfall pattern of the area. तो जो एयर प्रेशर है एंड जो विंड सिस्टम है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस. इट मीन्स कि अगर किसी प्लेस का जो लैटिट्यूड मेजरमेंट है वो ज़्यादा है या कह सकते हैं वो प्लेस हाई एल्टीट्यूड में आता है तो उस प्लेस का जो है एयर प्रेशर बढ़ जाएगा एंड वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा. अब रेनफॉल पैटर्न की बात करते हैं तो रेनफॉल पैटर्न डिपेंड करता है वहाँ अगर हाई एल्टीट्यूड में है वो प्लेस, उसके बाद वहाँ पे माउंटेन्स वगैरह हैं तो वहाँ पे रेनफॉल होने के चांसेस हैं. अगर हाई एल्टीट्यूड में होने के बावजूद भी वहाँ पे माउंटेन्स वगैरह नहीं हैं तो वहाँ पे रेनफॉल कम होगा. जैसे अगर हम लेह एंड लद्दाख की बात करें तो वो प्लेस जो है हाई एल्टीट्यूड में है बट उसके बाद भी वहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होता है क्योंकि वहाँ के जो माउंटेन्स हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि विंड जो है वो माउंटेन्स पे स्ट्रोक करने के बाद मूव नहीं कर पाती है जिससे कि वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होता है. फोर्थ फैक्टर है कॉन्टिनेंटलिटी और डिस्टेंस फ्रॉम द सी. द सी exerts a moderating influence on the climate. As the distance from the sea increases, the weather condition become more extreme. This condition is known as continentality. For example, high temperature and rainfall variation between regions. It means कि अगर किसी प्लेस की जो डिस्टेंस है सी से इंक्रीज होती रहती है तो वहाँ की जो वेदर कंडीशन है वो एक्सट्रीम होने लग जाएगी. तो फॉर एग्जांपल कुछ हम ऐसे स्टेट्स देख लेते हैं जो कि समुद्र के नज़दीक हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है या जो वहाँ का वेदर है लगभग सेम रहता है या कह सकते हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं. ऐसे प्लेस जिनकी डिस्टेंस सी से काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या है आपको जो ठंडियों में ज़्यादा ठंडी लगेगी एंड गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी एंड वहाँ पे आपको रेनफॉल का वेरिएशन भी देखने को मिल जाएगा. तो इसी फैक्टर को हम कॉन्टिनेंटलिटी भी बोलते हैं. एंड फिफ्थ टर्म इज ओशियन करंट्स. Along with onshore winds, the ocean currents, warm or cold, affect the climate of coastal areas. For example, cold onshore currents bring coolness and coastal areas.
तो ओशियन या जो सी में जो वाटर स्ट्रीम होती है उसको हम ओशियन करंट बोलते हैं। तो ओशियन करंट क्या होते हैं, अगर इक्वेटर से कोई ओशियन करंट निकल रहा है तो वो वार्म होगा, अगर पोलर एरिया से निकल रहा है वो करंट तो वो कोल्ड होगा। तो ओशियन करंट जो है ऑनशोर विंड के साथ मिलके जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनके क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि जो ओशियन करंट वार्म होगी तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे आपको गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, अगर जो ओशियन करंट कोल्ड होगी या जो पोलर एरिया से बहते हुए आ रही है तो वो जो कोस्टल एरिया में जहाँ पे जो ऑनशोर विंड होगी उनके साथ मिलके वहाँ पे ठंडा करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कोल्ड ऑनशोर करंट्स है, ये क्या करेगा, जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे कूलनेस प्रोवाइड कराएगा। ऐसे ही अगर जो वार्म ऑनशोर करंट्स होगा वो क्या है, वहाँ पे गर्मी पैदा कर देगा। तो इस तरीके से जो ओशियन करंट्स हैं वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। एंड लास्ट टर्म है रिलीफ फीचर्स। हाई माउंटेन्स स्टॉप कोल्ड और हॉट विंड फ्रॉम रीचिंग ए लोकेशन। इट कैन ऑल्सो कॉज रेन और स्नो इफ द प्लेस इज ऑन द windward side of the mountains. The leeward side of mountains is relatively dry. तो अब ये देख लेते हैं कि जो रिलीफ फीचर्स हैं वो कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जो हाई माउंटेन्स हैं वो कोल्ड या जो हॉट विंड है उनको स्टॉप कर देते हैं किसी भी लोकेशन पे पहुंचने से पहले ही। जैसे कि हम हिमालय की बात करते हैं तो जो हिमालय है वो टाइबेट या चाइना से आने वाली जो कोल्ड स्ट्रीम है या कोल्ड विंड है उसको रोक देती है। एंड जो हाई माउंटेन्स हैं वो रेनफॉल या जो स्नोफॉल है उसका कॉज भी बनते हैं। जैसे कि जो विंड है वो माउंटेन से टकराएगी, उसके बाद ऊपर उठेगी, उसमें कंडेंसेशन होगा तो उसके बाद रेनफॉल हो सकता है, या जो हाई एल्टीट्यूड में है वो एरिया तो वहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है। बट ये जो रेनफॉल या स्नोफॉल होगा ये विंडवर्ड साइड में होगा जहाँ से कि विंड आ रही है। जो उसका लीवर्ड साइड होगा वो बेसिकली क्या रहते हैं, वो एरिया ड्राई ही रहते हैं।